students, once again welcome to तगड़े क्लासेस कॉमर्स। अकाउंटिंग इक्वेशन में आज हम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। बेटा आज हम दो तरह के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, जिसमें एक हमारे इक्वेशन बेस्ड फॉर्मूला से रिलेटेड होंगे और दूसरे होंगे हमारे कि आपकी जो असेट्स या लायबिलिटीज हैं उनमें कौन कौन सी ट्रांजैक्शंस की वजह से इंक्रीज और डिक्रीज होता है। ठीक है, तो बेटा शुरू करते हैं आज की क्लास। बेटा जो पिछली क्लास थी उसमें हमने जो इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन थे उनको सॉल्व किया था। हमने अलग अलग ट्रांजैक्शन का अकाउंटिंग इक्वेशन पे क्या इफेक्ट आता है बेटा, ये चीजें हमने डिस्कस की थी और हमने देखा था कि हर एक ट्रांजैक्शन के बाद जब भी हमारी इक्वेशन बनती है वो हमेशा जो हमारी बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन है, असेट्स आर इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। बेटा आज जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ना वो हमारे इसी फॉर्मूला पे बेस्ड क्वेश्चन होंगे। ठीक है, जैसे हम इसी में से जो ये तीन फिगर्स हमें दिए हुए हैं बेटा, अगर क्वेश्चन में हमें असेट्स और लायबिलिटीज की वैल्यू पता है हम कैपिटल की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हमें कैपिटल पता है, लायबिलिटी पता है, हम असेट्स की वैल्यू को देख सकते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन भी हमें गिवन होते हैं, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। और ये जो क्वेश्चंस होते हैं बेटा, यहाँ पे हम इस बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन को हमेशा ध्यान में रखते हैं। ठीक है, तो बेटा देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। इफ द कैपिटल ऑफ अ बिजनेस इज ₹6 lakh and liabilities are ₹1 lakh, loss of ₹1,40,000, कैलकुलेट टोटल असेट्स ऑफ बिजनेस। ठीक है बेटा, हमारी जो असेट्स का फॉर्मूला है वो क्या है, टोटल असेट्स आर इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। बेटा क्वेश्चन में हमें कैपिटल गिवन है 6 लाख रुपीस। ठीक है, तो कैपिटल हमारी कितना अमाउंट हो गया, कैपिटल हो गया आपका 6 लाख और लायबिलिटीज भी गिवन है बेटा, लायबिलिटीज हो गई हमारी 1 लाख रुपीस की। ठीक है, अगर सिर्फ यही दोनों चीजें गिवन होती बेटा, हम सीधा फॉर्मूला में इस वैल्यू को पुट करते और हमारी वैल्यू आ जाती टोटल असेट्स की। ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ इन्होंने दिया हुआ है लॉस ऑफ ₹1,40,000। बेटा ये चीज हमें ध्यान में रखनी पड़ेगी कि जो कैपिटल होती है वो लॉस की वजह से कम हो जाती है, अगर बिजनेस में कोई प्रॉफिट्स होते हैं तो वो बढ़ जाती है। हमारी जो पिछले इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन थे वहां पे भी हमने देखा था कि अगर किसी भी ट्रांजैक्शन पे कोई गेन हो रहा था तो हम कैपिटल में ऐड कर रहे थे उसे। तो बेटा यहाँ पे जो लॉस है वो हमारा 1,40,000 का दिया हुआ है, तो हम नेट कैपिटल जो कि हमारी यूज होगी असेट्स को कैलकुलेट करने के लिए उसे कैलकुलेट करते हैं। बेटा एक बार जो कैपिटल है उसमें से लॉस को माइनस कर देंगे, ये हो जाएगा 1,40,000। बेटा 6 माइनस 1 5 लाख में से और 40,000 लेस कर देते हैं तो ये आ जाएगी 4,60,000। ठीक है, अब हमारे पास लायबिलिटी की वैल्यू आ गई, हमारे पास कैपिटल की वैल्यू आ गई, तो बेटा इसे हम असेट्स के फॉर्मूला में पुट करेंगे और हमें असेट्स की वैल्यू पता चल जाएगी। ठीक है, तो असेट्स रहेंगी हमारी बेटा, लायबिलिटी हो गई 1 लाख प्लस अब हमारी जो नेट कैपिटल है वो कितनी आ गई 4,60,000,
तो जो फर्म की एसेट होंगी वो हो जाएंगी 5,60,000। ठीक है, तो बहुत इजीली अगर हमें क्वेश्चन में लाइबिलिटीज और कैपिटल दे रखी हैं उससे हम एसेट की वैल्यू को कैलकुलेट कर देते हैं। ठीक है, कैपिटल से रिलेटेड कुछ चीजें ध्यान में रखनी होंगी बेटा। अगर लॉस होगा तो वो माइनस हो जाएगा, अगर प्रॉफिट है तो वो प्लस हो जाएगा। इसके साथ साथ अगर क्वेश्चन में ड्राइंग्स दे रखी हैं तो वो भी क्या करेंगे बेटा, वो भी आपकी कैपिटल को रिड्यूस करेंगे, तो वो भी माइनस हो जाएंगी कैपिटल में से। ठीक है, और अगर कोई एडिशनल कैपिटल होगी तो वो हम ऐड कर देंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी तरह के क्वेश्चंस हम सॉल्व करते हैं जहां पे अलग अलग सिचुएशन गिवन होगी। If the total assets of a business are 1,30,000 net worth, बेटा नेट वर्थ का मीनिंग होता है आपकी जो नेट कैपिटल है वो। ठीक है, तो नेट वर्थ कितनी है बेटा 80,000। कैलकुलेट द क्रेडिटर्स, या हम ये कहें कि क्रेडिटर्स क्या होंगे बेटा, हमारे लाइबिलिटी होंगे। ठीक है बेटा, बेसिक फॉर्मूला अगेन सेम रहेगा हमारा, assets are equal to liabilities plus capital। क्या चीज मिसिंग है बेटा, हमारी लाइबिलिटी या क्रेडिटर्स मिसिंग है। ठीक है, तो रिमेनिंग वैल्यूज जो क्वेश्चन में दी हुई हैं उन्हें हम इस इक्वेशन में पुट करते हैं। ठीक है, एसेट की जो वैल्यू है वो है बेटा 1,30,000। लाइबिलिटीज की जगह मैं क्रेडिटर्स ही जो है वो लिख देती हूं बेटा, और प्लस कैपिटल या नेट वर्थ जो हमें बिजनेस की दे रखी है वो दे रखी है 80,000। जैसे हम मैथमेटिकल कंसेप्ट में करते हैं बेटा, हम क्रेडिटर्स को यहीं रहने देते हैं। जब हम कैपिटल को इस साइड लेके आएंगे, अगर ये यहाँ प्लस में है बेटा तो ये हो जाएगी हमारी, जैसे ही हम इसको लेफ्ट हैंड साइड लेंगे ये हो जाएगी माइनस। ठीक है, तो 1,30,000 माइनस 80,000 इज इक्वल टू क्रेडिटर्स, और ये हो जाएगी बेटा क्रेडिटर्स की वैल्यू 13 माइनस 8 5 50,000। ठीक है, तो क्रेडिटर्स कितने के हो गए बेटा, हमारे 50,000 रुपीज के क्रेडिटर्स हो गए। ठीक है, तो बेटा जैसे जैसे क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन होंगी हम उन्हें यूज करेंगे और हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है बेटा, ये कई बार 1 मार्क में क्वेश्चन आते हैं, कई बार 3 मार्क्स में भी आते हैं जब आपको इंफॉर्मेशन एक से ज्यादा पूछी हुई होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। A commenced his cloth business on 1st April 2020 with a capital of rupees 60,000। ठीक है, मिस्टर A is the owner of business। बिजनेस बेटा शुरू किया है तो मैं इसको लिखती हूं ओपनिंग कैपिटल, ये हो जाएगी आपकी 60,000। ठीक है, वैसे भी अगर किसी ईयर में हम अकाउंटिंग ईयर के फर्स्ट डे कैपिटल का बैलेंस लेते हैं बेटा तो वो हमेशा हमारी ओपनिंग कैपिटल रहेगी। ठीक है, ऑन 31 मार्च 21 मतलब जब ये ईयर हमारा एंड हो गया, his assets were worth rupees 1 lakh। ठीक है बेटा, तो ये कौन सी assets होंगी, क्योंकि ये ईयर क्लोज हो रहा है तो मैं यहाँ पे इनको लिखती हूँ क्लोजिंग assets। ठीक है, हमें क्लोजिंग assets की वैल्यू गिवन है बेटा, क्लोजिंग assets आर इक्वल टू 1 लाख रुपीज। ठीक है, देन लाइबिलिटीज 20,000, सेम डेट की लाइबिलिटीज है बेटा, तो क्लोजिंग ही लाइबिलिटी हमारे पास आ जाएंगी, ये हो जाएंगी 20,000। ठीक है, फाइंड आउट हिज क्लोजिंग कैपिटल एंड प्रॉफिट्स अर्न ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है, तो बेटा पहले तो फाइंड आउट करते हैं क्लोजिंग कैपिटल। ठीक है,
कैसे फाइंड आउट करेंगे बेटा? असेट्स आर इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। अब हमें कैपिटल की वैल्यू अगर फाइंड आउट करनी है तो हम असेट में से लाइबिलिटी को क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे, ठीक है ना। जो हमारा फॉर्मूला है असेट्स आर इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल, इसी फॉर्मूला में ये वैल्यू हम रख देते हैं बेटा। असेट्स हो गई 1 लाख, लाइबिलिटीज हमें पता है 20,000 और प्लस हो गई बेटा कैपिटल, जो कि कौन सी कैपिटल होगी? क्लोजिंग कैपिटल होगी, ठीक है। तो बेटा क्लोजिंग कैपिटल को यही रखते हैं। 20,000 को जब हम इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा 1 लाख माइनस 20,000, जो कि हो जाएगी बेटा 80,000 रुपीज, ठीक है। तो 80,000 की हमारी क्या आ गई? क्लोजिंग कैपिटल। क्वेश्चन में और कोई हिंट नहीं गिवन है कि भाई देखिए आप ओपनिंग कैपिटल 60,000 की है, क्लोजिंग कैपिटल है 80,000, तो हमें दिखाई दे रहा है कि 20,000 रुपए से कैपिटल बढ़ गई है। कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन इस तरह की नहीं है कि कोई एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस हुई है या कोई और एक्स्ट्रा किसी वजह से चार्जेस आए हैं। तो हम ये एज्यूम करेंगे कि जो दोनों का डिफरेंस होगा वो किस वजह से होगा बेटा? पूरे साल में जो प्रॉफिट अर्न किया है, ठीक है। तो प्रॉफिट का जो हमारा फॉर्मूला होगा वो क्या हो जाएगा? प्रॉफिट इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल, ठीक है। तो बेटा 80,000 क्लोजिंग कैपिटल हो गई और माइनस हो जाएगी हमारी ओपनिंग कैपिटल जो कि 60,000 रुपए थी। तो पूरे साल में जो प्रॉफिट अर्न हुआ वो कितना हुआ? 20,000, ठीक है। तो बेटा आंसर 2 आ गए, क्योंकि 2 चीजें पूछी गई थी। क्लोजिंग कैपिटल हमारी 80,000 है और जो हमारा प्रॉफिट होगा वो आ गया आपका 20,000, ठीक है बेटा। इसी तरह से वो इंफॉर्मेशंस ऐड ऑन करते जाएंगे, क्वेश्चंस को थोड़ा थोड़ा जो है वो टिपिकल बनाते जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कैलकुलेट टोटल असेट्स इफ कैपिटल इज रुपीज 40,000, क्रेडिटर्स आर रुपीज 25,000। क्रेडिटर्स का मीनिंग है बेटा जो आपकी लाइबिलिटी है। रेवेन्यू अर्न ड्यूरिंग द पीरियड इज 50,000, एक्सपेंसेस ड्यूरिंग द पीरियड आर रुपीज 40,000, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे भी हमारा जो बेसिक फॉर्मूला है वो वर्क करेगा। असेट्स आर इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल, ठीक है बेटा। कैपिटल की जो वैल्यू है उसको ये जो रेवेन्यू और एक्सपेंसेस हैं ये हमारे अफेक्ट करेंगे। इनको एडजस्ट करके हमें एग्जैक्ट कैपिटल की वैल्यू पता चलेगी। लाइबिलिटीज में एक क्रेडिटर्स ही दिए हुए हैं तो उनकी वैल्यू को हम एज इट इज ले लेंगे, ठीक है। पहले अब समझते हैं कि कैपिटल में क्या एडजस्टमेंट होगी। देखिए कैपिटल में हमारे प्रॉफिट जो है वो ऐड हो जाते हैं और बाय चांस अगर लॉस होंगे तो वो माइनस हो जाएंगे। यहाँ पे हमें रेवेन्यू और एक्सपेंसेस दे रखे हैं, तो बेटा इस रेवेन्यू और एक्सपेंसेस से मैं प्रॉफिट्स की वैल्यू फाइंड आउट कर लेती हूँ, क्योंकि एक साल में जितनी हमारी टोटल रेवेन्यू या इनकम होगी अगर वो एक्सपेंसेस से ज्यादा है तो हमारे प्रॉफिट्स होंगे बेटा, ठीक है। तो बेटा रेवेन्यू है 50,000 और उसमें से जो एक्सपेंसेस है वो माइनस हो गए 40,000, तो प्रॉफिट आ गया आपका 10,000। इसका मीनिंग क्या है कि जो कैपिटल है उस कैपिटल की वैल्यू हो जाएगी 10,000 प्लस 40,000, ठीक है। क्योंकि आपकी जो टोटल कैपिटल है वो कितनी होगी, इस 40,000 में 10,000 के
जो प्रॉफिट्स है उनको ऐड कर देंगे। ठीक है, तो बेटा आप इस वैल्यू से जो है वो एसेट की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। एसेट्स आर इक्वल टू लाइबिलिटीज या क्रेडिटर्स की वैल्यू हो गई बेटा 25,000 प्लस कैपिटल और जो प्रॉफिट है वो कितना आ गया हमारा टोटल 50,000। तो आपकी जो टोटल एसेट्स होंगी वो आ जाएंगी 75,000। ठीक है, तो इस तरह से हमारे जो है वो क्वेश्चंस होंगे जो सॉल्व हो जाएंगे। आपको क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल, उस ईयर में होने वाले इनकम, एक्सपेंसेस, गेन, लॉसेस, इन सब की इंफॉर्मेशन गिवन होगी। कई बार ओपनिंग कैपिटल गिवन होगी तो क्लोजिंग कैपिटल फाइंड आउट करनी होगी, या कई बार बेटा क्लोजिंग कैपिटल गिवन होगी तो हम ओपनिंग कैपिटल जो है वो फाइंड आउट करेंगे, और इस तरह से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो किससे रिलेटेड है बेटा? वो रिलेटेड है जब हमें कुछ स्टेटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस गिवन होते हैं। बेटा सेम एक और क्वेश्चन है आपका, ए स्टार्टेड बिजनेस विद अ कैपिटल ऑफ ₹3 लाख। मतलब ये कौन सी कैपिटल हो गई बेटा? ये हो गई हमारी ओपनिंग कैपिटल। ठीक है, ओपनिंग कैपिटल है 3 लाख रुपीस। At the end of the year, his assets worth ₹5 lakh and liabilities ₹1 lakh. ये दोनों ही चीजें क्या है बेटा? क्लोजिंग, क्योंकि आपकी अकाउंटिंग ईयर पे है तो क्लोजिंग असेट्स है आपकी 5 लाख और लाइबिलिटीज है बेटा 1 लाख की। क्या पूछा गया है क्वेश्चन में हमसे? फाइंड आउट द क्लोजिंग कैपिटल एंड प्रॉफिट अर्न। ठीक है, तो सबसे पहले तो क्लोजिंग कैपिटल का फॉर्मूला ही ले लेते हैं बेटा। क्लोजिंग असेट्स में से क्लोजिंग लाइबिलिटीज को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगी हमारी क्लोजिंग कैपिटल। ठीक है, तो यहां मैं लिखती हूं क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल टू 5 लाख माइनस 1 लाख, तो ये हो जाएगी आपकी 4 लाख। ठीक है, तो जो पहला आंसर है या पहला जो क्वेश्चन है उसके लिए हमारी जो क्लोजिंग कैपिटल है वो कितनी रहेगी? 4 लाख रुपीस। ठीक है, अब दूसरी जो चीज पूछी गई है दैट इज प्रॉफिट। अगेन बेटा कोई एडिशनल कैपिटल नहीं है, कोई इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल नहीं हुआ है, ना ही कोई ड्राइंग्स हैं। तो जो डिफरेंस होगा दोनों में वो किसकी वजह से होगा? अगर आपकी ओपनिंग कैपिटल के कंपैरिजन में क्लोजिंग कैपिटल ज्यादा है तो आपको प्रॉफिट हुआ है, और बाय चांस अगर ये उससे कम होती तो आपका लॉस हो जाता है। ठीक है, तो बेटा प्रॉफिट क्या हो जाएगा हमारा? प्रॉफिट हो जाएगा आपका क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल। ठीक है, ये हो जाएगी आपकी 3 लाख, सॉरी जो 4 लाख रुपीस है वो हो गई हमारी क्लोजिंग कैपिटल, और ओपनिंग कैपिटल हो गई आपकी 3 लाख। तो प्रॉफिट आ गया हमारा 1 लाख रुपीस का। ठीक है, अगर इसमें कोई एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस होती तो हम हमारी ओपनिंग कैपिटल में उसको ऐड करते, और अगर बाय चांस कोई ड्राइंग्स होती बेटा तो वो माइनस हो जाती। ठीक है, अब इसके बाद जो नेक्स्ट तरह का जो क्वेश्चंस हमारे पूछे जाते हैं बेटा वो पूछे जाते हैं आपके कुछ ट्रांजैक्शन से रिलेटेड। ठीक है ना, जैसे गिव एग्जाम्पल ऑफ ट्रांजैक्शंस ठीक है विच रिजल्ट्स इन
क्वेश्चन दिया होगा कि आपको ऐसी कुछ ट्रांजैक्शंस के एग्जाम्पल देने हैं जो किस चीज में रिजल्ट कर सकती हैं। बेटा इसमें हमारी 5 सिचुएशंस होती हैं, ठीक है। सबसे पहली जो सिचुएशन है दैट इज इंक्रीज इन वन asset and decrease in other asset। बेटा इसको कनेक्ट करना पड़ेगा हमें जो हमने अकाउंटिंग इक्वेशन वाले क्वेश्चंस किए थे वहां से, ठीक है। आपको ऐसी ट्रांजैक्शंस के एग्जाम्पल देने हैं जहां पे कोई एक एसेट बढ़ रही है और दूसरी एसेट उसी सेम ट्रांजैक्शन से कम हो रही है, ठीक है। तो बेटा इसके लिए काफी सारे हमारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। जैसे सबसे पहले अगर हम बात करें, हमने अगर कोई भी एसेट परचेज की है बेटा कैश बेसिस पे, ठीक है। जैसे मैं लिख दूं परचेज फर्नीचर फॉर कैश, ठीक है। कोई भी फिक्स्ड एसेट हो सकती है, फर्नीचर हो सकता है, आप कोई व्हीकल वो परचेज करेंगे, ठीक है ना। जैसे अगर हमने फर्नीचर परचेज किया होगा तो जो इसका इफेक्ट होगा वो क्या आएगा, आपका जो फर्नीचर है वो बढ़ गया और कैश क्या हो गया बेटा, कम हो गया, ठीक है। तो एक एसेट बढ़ी और दूसरी एसेट हमारी कम हो गई, ठीक है। तो फर्नीचर परचेज कर रहे हैं, अगर हमने प्लांट एंड मशीनरी परचेज किया है, अगर हमने मोटर व्हीकल परचेज किया है, कोई भी एसेट अगर आप कैश बेसिस पे परचेज करोगे बेटा तो वो एसेट बढ़ जाएगी और कैश कम हो जाएगा, जो अगेन एक एसेट है बेटा, ठीक है। इसके साथ साथ अगर हम गुड्स परचेज करते हैं फॉर कैश, तो यहां पे भी रिजल्ट यही होगा बेटा। अगर हम गुड्स परचेज करेंगे हमारा जो स्टॉक है वो क्या होगा, बढ़ जाएगा और कैश बेटा आपका कम हो जाएगा, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो कोई भी ट्रांजैक्शन जो हमारी कैश परचेज से रिलेटेड है, गुड्स की हो या एसेट की हो, वो एक एसेट को बढ़ाएगी और दूसरी एसेट को कम कर देगी, ठीक है बेटा। सेम इसी तरीके से अगर हमने किसी एसेट को सेल किया है, एसेट्स सोल्ड फॉर कैश, कोई पुरानी एसेट थी बेटा उनको हमने बेच दिया, तो वहां पे क्या होगा, जो भी एसेट हमने सेल की है, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे कहते हैं कि हमारी एक पुरानी गाड़ी थी जो बिजनेस में हम यूज कर रहे थे और वो मोटर कार हमने सेल कर दी, ठीक है। तो बेटा आपकी जो मोटर कार है वो क्या हो जाएगी, माइनस, और क्योंकि आप कैश में सेल कर रहे हो तो कैश जाएगा आपका बढ़, ठीक है। तो बेटा जब भी आपकी एसेट ही डिक्रीज हो रही है, एसेट ही इंक्रीज हो रही है, तो ये सारी तरह की जो ट्रांजैक्शंस हैं वो इसका एग्जाम्पल हो सकती हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट जो केस है बेटा उसे हम देखते हैं। यहां हमने इंक्रीज इन एसेट और डिक्रीज इन अदर एसेट देखा था। अब हम देखते हैं जो नेक्स्ट सिचुएशन है दैट इज इंक्रीज in asset and increase in capital। आपकी एसेट भी बढ़ी है बेटा और आपकी कैपिटल भी बढ़ रही है, तो इस केस में क्या क्या एग्जाम्पल्स हमारे हो सकते हैं, क्या क्या ट्रांजैक्शंस हैं जिनका रिजल्ट ये हो सकता है, ठीक है। तो बेटा
असेट अगर आपकी बढ़ रही है, असेट में क्या हो सकता है, कैश हो सकता है, कोई फिक्स असेट हो सकती है, ठीक है। और यहाँ पे कैपिटल कब बढ़ेगी बेटा, जब आपकी कैपिटल इंट्रोड्यूस होगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो सबसे पहला एग्जाम्पल होगा वो आ जाएगा बेटा इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल। बेटा अगर जो भी पार्टनर है या जो भी पर्सन है उसने कैपिटल इंट्रोड्यूस की, जो भी प्रोप्राइटर है उसने कैपिटल इंट्रोड्यूस की, तो वो किस फॉर्म में आएगी बेटा, एक तो आपका कैश बढ़ जाएगा और दूसरी कैपिटल बढ़ जाएगी, ठीक है। अच्छा बेटा, जब हमने कैपिटल के बारे में पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था कि कैपिटल कैश की फॉर्म में भी हो सकती है, कैपिटल गुड्स की फॉर्म में भी हो सकती है और कैपिटल असेट्स की फॉर्म में भी हो सकती है, ठीक है। तो बेटा तीनों ही केसेस में आपकी असेट बढ़ेगी और साथ के साथ आपकी कैपिटल भी इंक्रीज होगी, ठीक है। जैसे यहां हमने क्या कहा, इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल इन कैश, ठीक है। अगर आपने कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड इन फॉर्म ऑफ असेट या फिर गुड्स की फॉर्म में भी बेटा कैपिटल लगाई है, तो दोनों ही केसेस में असेट बढ़ेगी और साथ के साथ कैपिटल भी बढ़ेगी, ठीक है। कौन कौन सी असेट बढ़ेंगी बेटा, जिस असेट के लिए आपने, अगर आपने फर्नीचर लगाया है बिजनेस में, फर्नीचर आ जाएगा। अगर आपने कोई अपनी व्हीकल था, जो व्हीकल आपने यूज किया, तो वो व्हीकल क्या होगा, बढ़ जाएगा बेटा, ठीक है। और साथ के साथ क्या बढ़ गया, क्योंकि ये चीज किसके लिए आई थी, कैपिटल के लिए आई थी, तो कैपिटल भी बढ़ जाएगी, ठीक है। गुड्स की फॉर्म में अगर हम देखें बेटा, तो आपका स्टॉक जो है वो बढ़ेगा और साथ के साथ आपकी कैपिटल भी बढ़ जाएगी, ठीक है। इसके साथ साथ अगर हमें कोई इनकम रिसीव हुई है बेटा, तो ये ट्रांजैक्शन भी आपकी असेट को बढ़ाती है और साथ के साथ आपकी कैपिटल को भी बढ़ाती है, ठीक है। जैसे इनकम, हमें कमीशन रिसीव हुआ, तो कमीशन किस फॉर्म में रिसीव होगा, कैश अकाउंट में आ जाएगा या फिर बेटा हमारे बैंक अकाउंट में चला जाएगा, तो वहां से हमारा कैश अकाउंट बढ़ गया और जितनी भी इनकम है वो हमारी कैपिटल को इंक्रीज करती हैं, कैपिटल में बढ़ती हैं, तो इसीलिए ये भी एक एग्जाम्पल इसका हो सकता है, ठीक है। तो बेटा दो तरह के जो केसेस थे वो हमने डिस्कस किए। अब हम बात करते हैं थर्ड केस की, वो हो जाएगा हमारा इंक्रीज इन असेट एंड इंक्रीज इन लायबिलिटी। अभी तक हम दोनों ही चीजों के इंक्रीज होने के एग्जाम्पल्स ले रहे हैं, ठीक है। तो जो थर्ड केस है वो क्या है बेटा, इंक्रीज इन असेट एंड इंक्रीज इन लायबिलिटी। कैसी ट्रांजैक्शंस को डिस्कस करना है, जहां पे हमारी असेट बढ़ रही है और उसके साथ साथ लायबिलिटी भी हमारी बढ़ रही है, ठीक है। बेटा एग्जाम्पल्स पे जाने से पहले मैं एक बार फिर आपको रिकॉल करवाती हूँ कि डबल एंट्री सिस्टम में हमेशा हमारे दो अकाउंट इफेक्ट होते हैं, एक डेबिट होगा और दूसरा क्रेडिट। अगर ये तीनों एग्जाम्पल्स भी हम लेके देखें बेटा, जो तीनों सिचुएशन हमने की है, हमने सबसे पहली सिचुएशन क्या की, एक असेट बढ़ रही है तो वो क्या हो जाएगी, डेबिट। दूसरी असेट जो कम हो रही है वो क्या होगी बेटा, क्रेडिट। सेकंड जो हमारे केसेस थे वो असेट बढ़ रही थी तो वो डेबिट होंगे और उसके साथ साथ जो हमारी कैपिटल है बेटा वो भी बढ़ रही थी, कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस है तो वो क्या हो जाएगी, क्रेडिट। यहाँ पे सेम असेट बढ़ेंगी तो बेटा डेबिट
और लाइबिलिटी बढ़ेगी तो हमारी हो जाएगी क्रेडिट। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल देखते हैं कि किस किस कंडीशन में हमारी असेट भी जो है वो बढ़ेगी और लाइबिलिटी भी बढ़ेगी। ठीक है, अगर आप असेट परचेज कर रहे हैं बेटा ऑन क्रेडिट बेसिस, आपने असेट खरीदी और उसके लिए पैसे नहीं दिए बल्कि क्या दिया बेटा, क्रेडिट पे जो है वो खरीद ली कि कुछ टाइम बाद आप पैसा पे कर देंगे। ठीक है, तो जैसे ही जो भी असेट आपने परचेज की, आपने प्लांट एंड मशीनरी परचेज की है, आपने लैंड एंड बिल्डिंग परचेज की है, तो वो पर्टिकुलर असेट क्या हो गई बेटा, हमारी बढ़ गई। और उसके साथ साथ जिस पर्सन से, जिस वेंडर से वो हमने खरीदी है बेटा, उस वेंडर को अब हमें पेमेंट करनी है फ्यूचर में, तो हमारे जो क्रेडिटर्स हैं वो भी क्या हो गए बेटा, वो भी आपके इंक्रीज हो गए। ठीक है, तो पहला एग्जाम्पल हो गया ये। सेकंड एग्जाम्पल है बेटा परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट बेसिस। सेम चीज, अगर आपने गुड्स परचेज की, स्टॉक बढ़ जाएगा, एक असेट हमारी बढ़ गई और उसके साथ साथ आपका जो है वो क्रेडिटर्स बढ़ गए बेटा, तो एक लाइबिलिटी भी बढ़ गई। ठीक है, और एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं बेटा इसमें, जहां पे असेट आपकी बढ़ रही है और लाइबिलिटी आपकी क्या हो रही है, वो भी बढ़ रही है। ठीक है, तो इसमें एक थर्ड एग्जाम्पल और मैं आपको बताती हूं, दैट इज लोन टेकन फ्रॉम, बैंक से लोन ले सकते हो बेटा, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लिया जा सकता है, या किसी भी लेंडर से लोन लिया जा सकता है। ठीक है, इन तीनों ही केसेस में बेटा लोन किस फॉर्म में आएगा, कैश में आएगा या आपके बैंक अकाउंट को बढ़ाएगा। ठीक है, अगर हम बैंक से लोन ले रहे हैं तो वहां हमारी लाइबिलिटी हो जाएगी कि हमें जितने भी टाइम पीरियड का लोन लिया है उस टाइम पीरियड के बाद उसे पे करना पड़ेगा। ठीक है, अगर हमने किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लिया है बेटा, उनके लिए लाइबिलिटी बढ़ जाएगी। और अगर हमने किसी लेंडर मतलब किसी पर्सन से या किसी ऑर्गेनाइजेशन से लोन लिया है तो वहां पे भी हमारी लाइबिलिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये तीनों चारों कंडीशंस हो सकती हैं जहां पे हमारी असेट भी बढ़ रही है और हमारी लाइबिलिटी भी बढ़ रही है। बेटा अब इंक्रीज वाली तीनों चीजें हमने देख ली कि असेट कब इंक्रीज होती है हमारी, उसके साथ साथ कैपिटल और लाइबिलिटीज। अब देखते हैं इसकी ऑपोजिट ट्रांजैक्शंस। ठीक है, जैसे यहाँ है इंक्रीज इन असेट एंड इंक्रीज इन कैपिटल, तो हम देखते हैं कौन सी ट्रांजैक्शन होंगी जिनसे आपका डिक्रीज इन asset and decrease in capital। बेटा जैसे इंक्रीज इन कैपिटल के लिए इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल जो है वो रिस्पॉन्सिबल है, इसी तरह से जो हमारी कैपिटल डिक्रीज होती है बेटा वो होती है जब हमारा जो प्रोप्राइटर है ही यूजेस गुड्स और कैश और एनी असेट ऑफ बिजनेस फॉर पर्सनल यूज। ठीक है, इस चीज को हम क्या बोल सकते हैं बेटा, ड्राइंग्स। अगर आपकी ड्राइंग्स हुई हैं, जो प्रोप्राइटर है जो ओनर है उसने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से
पैसा या फिर कोई असेट है जो बिजनेस से ले ली या फिर गुड्स को यूज कर लिया बेटा पर्सनल यूज के लिए, तो तीनों ही कंडीशन में हमारी असेट डिक्रीज होगी और उसके साथ साथ कैपिटल भी डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, जैसे अगर हमने गुड्स की फॉर्म में ड्राइंग्स ली हैं तो हमारा स्टॉक कम होगा और ड्राइंग्स की वजह से कैपिटल कम हो गई। सपोज कीजिए बेटा हमारा जो बिजनेस की एसेट्स हैं वहां से एक जो व्हीकल है वो घर पे पर्सनल यूज के लिए यूज किया जा रहा है, तो बेटा वो व्हीकल वहां से कम हो जाएगा और कैपिटल में से भी वो अमाउंट माइनस हो जाएगा। ठीक है, और इसके साथ साथ एक और ट्रांजैक्शंस होती हैं बेटा जो हमारी एसेट को भी कम करती हैं और कैपिटल को भी कम करती हैं, वो होते हैं हमारे एक्सपेंसेस। ठीक है, अगर आपने कोई भी एक्सपेंसेस पे किए हैं तो वो हमारी एसेट को कम करेंगे, क्योंकि जैसे ही आप एक्सपेंसेस पे करेंगे, आपने सैलरी पे कर दी, आपने कोई कमीशन पे कर दिया, आपने रेंट पे कर दिया, बेटा इन सब की वजह से आपका कैश क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा माइनस, और ये सब एक्सपेंसेस आपके कैपिटल अमाउंट से भी क्या होंगे बेटा, डिडक्ट होंगे। ठीक है, तो ये जो ट्रांजैक्शंस हैं ये एग्जाम्पल हो सकती हैं डिक्रीज इन एसेट एंड डिक्रीज इन कैपिटल का। ठीक है, आप क्या लिख सकते हो कि प्रोप्राइटर ने ड्राइंग्स की फॉर्म में गुड्स विड्रॉल कर ली या कैश विड्रॉल कर लिया बिजनेस से, या फिर बेटा आपने कोई एक्सपेंसेस पे कर दिए। ठीक है, अब लास्ट जो हमारी ट्रांजैक्शंस हैं उनकी बात करते हैं, वो हो जाएंगी हमारी डिक्रीज इन एसेट एंड डिक्रीज इन लायबिलिटी। Decrease in assets and decrease in liability. आपकी जो लाइबिलिटीज है वो भी कम हो गई और आपकी जो एसेट है वो भी कम हो गई। बेटा यहाँ दो मेजर ट्रांजैक्शंस आती हैं। ठीक है, एक तो जो भी आपने लोन लिया था, ठीक है, हमने क्या कहा था कि लोन ले सकते हैं बैंक से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, किसी लेंडर से। तो जब आप लोन का जो अमाउंट है वो पे बैक कर देते हैं बेटा, वापस कर देते हैं, जैसे ही आपका जो टाइम पीरियड है लोन का वो खत्म होता है, आप उसकी पेमेंट कर देते हैं, तो हमारी एसेट भी कम होगी क्योंकि कैश के फॉर्म में चला जाएगा या बैंक अकाउंट से पैसा जाएगा, और उसके साथ साथ हमारी लायबिलिटी भी कम हो जाएगी। एक और बेटा, अगर आपने पेमेंट मेड टू क्रेडिटर्स, ठीक है, जिनसे आपने गुड्स खरीदी थी क्रेडिट पे, उधार पे, उन्हें जब आप पेमेंट करेंगे बेटा तो सेम चीज होगी, एक आपका जो कैश है वो कम हो जाएगा और दूसरे आपके क्रेडिटर्स भी क्या हो जाएंगे बेटा, डिडक्ट हो जाएंगे। या फिर हम ये कहें कि अगर पूरा ही अमाउंट पे कर दिया एक क्रेडिटर का तो उस क्रेडिटर की वैल्यू निल हो जाएगी। ठीक है, और इवन अगर आपने कोई एसेट्स खरीदी थी क्रेडिट पे, उन क्रेडिटर्स को या उस वेंडर को भी जब आप पेमेंट करेंगे बेटा तब भी आपकी एसेट भी कम होगी और लायबिलिटी भी कम होगी। ठीक है, तो बेटा क्वेश्चन में ना आपको 3 से 4 सिचुएशन गिवन होंगी और आपको एक एक एग्जाम्पल देना होगा। यहाँ पे हमने ऑलमोस्ट सारी ट्रांजैक्शंस डिस्कस कर ली हैं जो हमारी एसेट्स को बढ़ाती हैं या फिर लायबिलिटीज को बढ़ाएंगी, कैपिटल को बढ़ाएंगी, किसी दूसरी एसेट को कम करेंगी। ठीक है, तो जो भी मेन 5 कंडीशन होती हैं
वो हमने डिस्कस कर ली हैं। इसके बाद जो टॉपिक आएगा बेटा वो आएगा हमारा डेबिट और क्रेडिट से रिलेटेड, और हम बनाएंगे कुछ जो हमारे अकाउंट्स होंगे टी शेप अकाउंट्स, ठीक है। इसको हम डिस्कस करेंगे बेटा नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए, अपने कंसेप्ट्स पे काम करते रहिए। थैंक यू।